विचार नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की मांग पर लाश में पुलिस चौकी खोलने की कल बजट भाषण में घोषणा की जा चुकी है। चोरेलिया व गुराड़ी में नवीन पुलिस थाना खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। अरे ये पहले से जवाब पहले जाता है, कल घोषणा होगी माननीय सदस्य। हाँ, अरे प्रश्न, अरे नहीं डोटासरा जी, जवाब पहले जाता है। आप तो लेजिस्लेचर हो पुराने। अरे ये पहले जाता है महाराज, जवाब 3 दिन पहले जमा होता है। आप थोड़ा ध्यान भी रखा करो, आपको 3 दिन पहले जमा होता है जवाब। अरे इनको और हमने नेता प्रतिपक्ष को सूचना पहुंचवा दी है सुबह ही। बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा, बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा दोनों से। चोरेलिया, अरे आप तो बैठो, आपको अनुमति नहीं है। अरे आपको भी अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, चोरेलिया व गुराड़ी में नवीन पुलिस थाना खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। आप डोटासरा जी नेता प्रतिपक्ष बनो पहले। अरे आप इधर से माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आपके माध्यम से मैं अरे माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री दया कुमारी जी और हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी मांग को पूरा किया और लास्ट में नई पुलिस चौकी की घोषणा की। हो गया, धन्यवाद। अगला प्रश्न है। एसपी का प्रस्ताव आने के बाद में हम ये चौकी खोलते हैं। और खंड 2 में आपने बात करते हुए बताया कि कल घोषणा कर दी, तो कल घोषणा जो हुई है तो एसपी का प्रस्ताव आ गया, ऐसे ही कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उस मेरे उत्तर का एक लाइन पढ़ी है बस। मैंने इसमें कई ऐसे आधार बताए हैं जिनके आधार पर पुलिस चौकी और थाने खोले जाते हैं। उनमें एक आधार जिला पुलिस अधीक्षक का प्रस्ताव भी है। नहीं, अगला प्रश्न। आपने सारे आधार के बाद पुलिस अधीक्षक का प्रस्ताव लिखा है, आप पढ़ो दोबारा। चलिए, हो गया। तथा है, अब उनकी खुल गई। मैंने लिखा उसमें पढ़िए तथा, और तथा के बाद जो अर्थ निकलता है, अब मुझे पता नहीं, आप डोटासरा जी बोल गए पहले तो आपका दिमाग इधर उधर हो गया। अगला प्रश्न श्री विक्रम बंसीवाल। प्रश्न संख्या 116। माननीय मंत्री जी। तुम्हारे वो नहीं है, साथी नहीं है। खंड 1 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14/5/2018 परिशिष्ट 1 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत केवल निजी वाहनों, नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों को टोल मुक्त किया गया तथा अन्य हल्के मोटर वाहन के अंतर्गत आने वाले वाहनों, ट्रांसपोर्ट वाहन को किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई थी। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2019 परिशिष्ट 2 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 14/5/2018 को निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में हल्के मोटर वाहनों को टोल मुक्त किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। मैं पूछना चाहूँगा, पहला प्रश्न है, राज्य में नेशनल हाईवे के अतिरिक्त कितनी सड़कों पर एवं किन किन एजेंसी द्वारा टोल वसूला जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि राज्य में एनएच के अतिरिक्त कुल 83 सड़कों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा यथा आरएसएचए द्वारा 27, आरएसआरटीसी द्वारा 39, रिडकोर द्वारा 13 एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा 4 सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है। अगला पूरक पूछे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूँगा कि स्थानीय नागरिकों के लिए टोल मुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है? माननीय मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन संचालित टोल प्लाजाओं पर शुल्क नियम अधिसूचना 2009 धारा 93 एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2015 के बिंदु संख्या 9(3) के अंतर्गत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के मासिक पास की सुविधा है। अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। 1265 माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब कहते हैं आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राइट टू हेल्थ एक्ट 12 अप्रैल 2023 को अधिसूचित कर दिया गया और उसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाना जरूरी था। तो क्या कारण थे कि आपने इन 2 सालों में भी उस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के दृष्टिकोण से नियम नहीं बनाए? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो इसमें लिखा है अपने जवाब में कि व्यापक प्रभाव तकनीकी जटिलताएं निजी चिकित्सालयों सहित विभिन्न हितधारकों का ज्ञापन सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सुझाव, तो ये जो सुझाव आपको प्राप्त हुए इन पर आपने इन 2 सालों में कब कब मीटिंग की और क्या क्या निर्णय लिया? राजू, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पिछली सरकार के समय जो एक्ट आया उसके 5 मोटिव्स थे। सबसे पहले इलेक्शंस आ रहे थे तो उसके वजह से इन्होंने पॉपुलिस्ट की वजह से इन्होंने किया। ये क्या जवाब? नंबर दो माननीय सदस्य नंबर 2 उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। पूरे प्रश्न का चल रहा है, क्या तो आप थोड़ी होल्ड करोगे? मतलब आप पूरे प्रश्न से पूछा है, उनका उत्तर दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो जो है सुनना पड़ेगा। आपको पूरे केवल इंडिया विपक्षी नेता को अनुमति है। मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सम्मान करता हूँ हमारे प्रतिपक्ष के साथी का। आप वरिष्ठ हो हमारे। जिस तरह से कल भी और आज भी अनावश्यक रूप से खड़े होते हैं, मंत्रीगण इतना व्यवस्थित तथ्यों का जवाब देते हैं, उससे डर से व्यवधान पैदा खड़े होते हैं। आप उनको रोकिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे देखिए, नियमों से तो चलेगा सदन, नियमों से चलेगा तो उसके पूरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो। आपको अनुमति है ही नहीं। अनुमति विपक्ष नेता को है, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे नियम से तो चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ना तो सदस्य ने प्रश्न पूछा है, ना ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हरिमोहन जी का क्वेश्चन है, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं ये? सबसे पहले इसमें बताता हूं कि नहीं बोलिए मत। जो जिस तरीके से इस एक्ट को लाया जा रहा था, एक तो था ये अनडेमोक्रेटिक। इसमें किसी भी स्टेक होल्डर से, हॉस्पिटल से इन्होंने चर्चा नहीं करी। उसके बाद में जो है इन्होंने अपने जो इलेक्शंस आ रहे थे, इनको पॉपुलिस्ट मेजर्स थी, इनको दिल्ली से भी दबाव था कि हमें ये लाना है। और इसके अलावा जो है कि इन्होंने जो है जवाब दे रहा हूं। अरे पूरा जवाब देने दो ना मेरे को। एक बात सुनिए अध्यक्ष महोदय, जवाब तो जो मंत्री देगा सुनिए। आप दूसरा पूरा पूछ लेना। अध्यक्ष महोदय, अरे स्पेसिफिक जवाब आ रहा है, सुनो। अरे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, पूरक अध्यक्ष महोदय का सुनना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा देंगे। आप पूछना। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो है हड़ताल हुई, पूरी जो व्यवस्था थी वो ठप हो गई और इतने समय इन्होंने सोचा नहीं था। ये लास्ट के अंदर आचार संहिता लगने से पहले इन्होंने किया। उसके बाद में, उसके पश्चात में, अरे कारण, उसके पश्चात में 4 अप्रैल। कारण तो सुनोगे माननीय सदस्य। मेरा आपको जवाब नहीं सुनना तो मैं बैठ जाता हूं फिर, और तो क्या करूं। जवाब दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं।
अध्यक्ष महोदय, जवाब आपके अनुकूल हो आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने कारण पूछे हैं, वो कारण सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो ये है ना कि कब कब मीटिंगें की, क्या क्या फैसला हुआ, सब उस सरकार ने ये कर दिया, सब इसने ये कर दिया, ये जवाब हुआ क्या? वो आगे आएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बैठकर इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन, आईएमए, उपचार, नर्सिंग होम सोसाइटी से इन्होंने बैठ के समझौता किया। समझौता जो था इन्होंने एक्ट में ये नहीं लाए। और इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, ये जो है इनके सरकार के कितने एक्ट्स हैं जो इन्होंने गवर्नर को भेज के इन्होंने बीच में मंगा लिए। इनको कह रहे ना रूल्स क्यों नहीं बनाए, इनका मेन प्रश्न है रूल्स क्यों नहीं बनाए। रूल्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं फ्री, हमारी जो माँ योजना जो है इतनी बड़ी योजना है कि हमें इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर फीवर, बुखार से लेकर रोबोटिक सर्जरी, 1.36 लाख फैमिलीज, 5 करोड़ लोगों को 25 लाख का कवरेज मिला है। हमारी सरकार ने जब से हम आए हैं 7,826 करोड़ पेड फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट किया है। 2,179 पैकेजेस हैं। हमने 850 रुपए फैमिली का भी हमने 25 लाख में कवरेज दिया है। OPD is covered by government hospitals in different schemes। निःशुल्क दवा दे रहे हैं हम, निःशुल्क जांच दे रहे हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अभी बजट के अंदर पैरा 86 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, अभी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, असहाय, लावारिस, मानसिक विबंधित, विदाउट डॉक्यूमेंट्स के इनको फ्री केयर दी जाएगी। अब पूछे पहले मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में ये लिखा कि इन चीजों का परीक्षण नियमों के अंतर्गत हम कर रहे हैं। परीक्षण, ये जो ज्ञापन हुआ, ये हुआ। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि ये जो आपको ज्ञापन और जो जटिलताएं आई, इन पर आपने कब कब मीटिंग बुलाई और कब कब इन पे विचार करके क्या निर्णय लिया, इसका तो जवाब आया नहीं, इसका तो जवाब दिया नहीं आपने। आपने तो गुणगान कर दिए अपने बजट के, रूस के। इस स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब ही नहीं दी। मेरा इसके साथ दूसरा और है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रूल्स बनाने के लिए आपको नोटिस दिए हैं और उस नोटिस के जवाब में आपने क्या जवाब राजस्थान उच्च न्यायालय में कब पेश किया, उसकी प्रति चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अरे संजय, ये बोलते हैं इनको भी है ना, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 2 को तो है, अरे 2 को तो अनुमति है, विश्वास के नेता को भी है पूरी। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विषय सब्जेक्ट मैटर ऑफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय में है, उसके संबंध में न प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई व्यवस्था का किया जा सकता है। ये माननीय पूछा ही नहीं जा सकता प्रश्न नियमों के अनुसार, जो माननीय सब जुडिशियल न्यायालय में। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा कौन सा कोर्ट में चल रहा है? हमने तो यही तो पूछा है, यही पूछा है कि कोर्ट ने कब नोटिस दिया है, वो बताने में क्या दिक्कत है? उसमें बताने में क्या दिक्कत है? कोई निर्णय थोड़ी हम चेंज करा रहे हैं, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर नरेंद्र ने हाई कोर्ट जयपुर बेंच में अपील डाली है रिगार्डिंग रूल्स ऑफ दिस एक्ट PIL नंबर 20688/2025। कोर्ट डिसीजन इज अवेटेड। इसके अलावा मैं आपको जवाब दे रहा हूं आपको। कोर्ट का आ गया भाई, कोर्ट, अरे जब कोर्ट में तो कैसे जवाब बताएंगे? देखिए कोर्ट में बता दिया नंबर वगैरह सब। अध्यक्ष महोदय, ये आनंद फनन में जो एक्ट बना है, स्टेक होल्डर्स की जो ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। आज हमारे पास ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे आप देखिए साहब, निःशुल्क OPD सेवाएं, निःशुल्क, अरे सुनिए तो सही, नहीं, हेलो अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, निशुल्क ओपीडी सेवाएं, निशुल्क आईपीडी सेवाएं, निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, निशुल्क आपातकालीन सेवाएं, निशुल्क होम्यो डायलिसिस सुविधा, निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा, निशुल्क मां वाउचर योजना, निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा, मां योजना के अंतर्गत चयनित पात्र व्यक्तियों को निशुल्क इंश्योरेंस के माध्यम के उपचार सुविधा, 11 फरवरी को प्रस्तुत किए गए बजट 2026 में सहाय संबंधित लाभार्थी रोगी की दस्तावेज की आबादी। हम आपसे निवेदन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि राइट टू हेल्थ आप लागू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? आप इसका नियम बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? राइट टू हेल्थ में जो चाहते हैं हमारी सब योजना के अंदर है। तो आप कह दो कि एक्ट लागू नहीं करेंगे। आप कह दो कि राइट टू हेल्थ एक्ट लागू नहीं करेंगे। क्या है? आपको जनता की बीमारियों से कोई सरोकार नहीं है, आचार संहिता से परेशान होते रहे। नहीं, गलत बात। इतने साल आप क्लियर कीजिए कि राइट टू हेल्थ लागू करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे माँ योजना और हमारी ये जितनी भी फ्री दवाइयों की योजना है, ये सब राइट टू हेल्थ एक्ट से बेहतर है ये जो ये चाह रहे थे। क्वेश्चन है कि राइट टू हेल्थ योजनाएं आपकी 100 चल रही होंगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। राइट टू हेल्थ जो कानून इसी विधानसभा ने पास किया, उसके नियम आप बनाना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये बताइए। ये आप बताइए, जब आप लेके आए थे आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? उस टाइम आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ और ये एक रूल नहीं है, गिग वर्कर कानून, उसका भी आप नियम आचार संहिता लगने ऐसा नहीं है। आपने किया ये जो कानून यहाँ पास हो गया उसके बनाना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया? रूल्स क्यों नहीं बनाए? ये तरीका गलत है। ये तरीका आधी पकी हुई खिचड़ी कैसे छोड़ गए? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश में सबसे पहले आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? मैं स्थगित कर दूंगा। मैं 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दूंगा, फिर कुछ नहीं आएगा आज, फिर भाषण भी नहीं होंगे। यदि ये स्थिति लाओगे तो मुझे सदन स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए। अरे कर लो, चलो चलो, करो करो करो। अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा मेरे को अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। आप सदन ये मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा, मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा, मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। अपनी सीटों पे जाओ, अपनी सीटों पे जाओ, मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। जवाब जो आया, जवाब तो मैं थोड़ी यही बोलो। मंशा आ गया, आप अपनी सीटों में, इससे मंशा आ जाएगी क्या? ये तरीका तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन आवर में आ जाओगे, मैं क्वेश्चन आवर स्थगित कर देता हूं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं दिन भर के लिए स्थगित कर दूंगा, फिर बहस पे बहस नहीं होगी। इनको तो मैंने बोलने की अनुमति दी है। आप अपनी जगहों पे जाओ, अपनी जगहों पे जाओ, अपनी जगहों पे जाओ। हाँ, अपनी जगहों पे जाइए। मेरा निवेदन है राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर विषय है। राइट टू हेल्थ पूरे देश के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर ही आया देखिए, और सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही है। योजनाएं चल रही है, मंत्री जी कोई ऐतराज नहीं है। अरे नहीं तो रूल्स आप बना दो, आप बना दो, आप बना दो। आपको किसने मना किया है? हम आपको कोई मना कर रहे हैं क्या? आप बनाइए रूल्स, आप रूल्स बनाइए। मंत्री जी आप बनाइए ना रूल्स, किसने मना किया है? ऐसा नहीं है कि पहली बार इस विधानसभा के अंदर पूरे हेल्थ के सब रूल्स ही बना दो ना। अगर आप कवर कर रहे हो तो फिर इस कानून की क्या जरूरत थी?
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। रूल्स बाद में भी बनते हैं, एक्ट बनने के बाद में ही रूल्स बनाए जाते हैं। क्योंकि उस समय कम था, रूल्स नहीं बन पाए। आप बताइए कि आप राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, आप आचार संहिता से पहले कैसे लेके आए? आप ये अचानक कैसे लेके आए? अचानक नहीं हो सकता। अगला आप अब अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। प्रश्न संख्या 118। आप जो बोलना बोल लो। जाओ जाओ जाओ। अगला प्रश्न है श्री जबर सिंह। 118 प्रश्न श्री जबर सिंह। बोल दिया सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये खंड एक। अगला प्रश्न पुकार लिया है माननीय मंत्री जी। मैं बोल रहा हूँ सर। अगला प्रश्न पुकार लिया है, उसका जवाब आ जाएगा। आपका है? हाँ, फिर बोलो, आप तो उत्तर दो। मैंने से आप ऐसे कोई सुझाव दे रहे हो। आसीन में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एसीजेएम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन लंबित नहीं है। वर्तमान में आसीन क्षेत्र के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एसीजेएम कोर्ट स्तर के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों की संख्या मात्र 79 है, जो कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड 1200-1500 प्रकरणों से बहुत ही कम है। भविष्य में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार। अरे आपका मंत्री बोल रहा है। अरे आपका मंत्री बोल रहा है, उत्तर तो सुनो। आसीन में अपर जिला प्रश्न आपके मंत्री बोल रहे हैं। आसीन में अपर जिला न्यायालय एडीजे अथवा एडीजे कैंप कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन लंबित नहीं है। वर्तमान में आसीन क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय एडीजे स्तर के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों की संख्या मात्र 398 है, जो कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंडों 1200 प्रकरणों से बहुत कम है। भविष्य में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पूरक प्रश्न हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा आपके माध्यम से। मेरे आसीन में 1993 में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब से मुंसिफ कोर्ट ही चल रहा है। 33 वर्षों में वहाँ कोर्ट नहीं खुल पाया है। वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। वहाँ लगभग एमजेएम कोर्ट में 6000 मामले लंबित है। तो क्या सरकार 6000 मामलों को देखते हुए और आसीन में लंबे समय से कोर्ट नहीं है, इसको देखते हुए क्या सरकार कोई शिथिलता बरतते हुए आसीन में एसीजेएम कोर्ट खोलने की मंशा रखती है क्या? मेरा पहला प्रश्न तो ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक की मंशा वाजिब है और पीड़ा भी वाजिब है। सन 1993 में मुंसिफ कोर्ट खोला था और उसके बाद में अपर न्यायालय नहीं खुले हैं, लेकिन अभी तक प्रकरणों की संख्या को देखते हुए इसमें संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम और इसकी जांच करवाएंगे, लंबित प्रकरणों की, दूरी की, लिटिगेशन की, सुविधा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और कोशिश करेंगे कि कोई न कोई व्यवस्था इस स्थान पर भी हो ताकि लिटिगेंट को अधिक व्यय नहीं करना पड़े, अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़े। धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आसीन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ सप्ताह में 2 दिन एडीजे कोर्ट कैंप लगाने का मंशा रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी स्थान पर रेगुलर कोर्ट के स्थान पर कैंप कोर्ट की व्यवस्था भी होती है, और ये माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो ध्यान दिलाया है, हम इस पर भी गंभीरता से विचार करके, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति मिली तो इस पर भी विचार करके कैंप कोर्ट खोलने पर भी पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। अगला प्रश्न है श्री हंसराज मीणा। प्रश्न संख्या 119। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का
धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने सपोट्रा विधानसभा में जो अधिकांशतः डांग क्षेत्र का हिस्सा है उसमें पशुधन सहायकों के लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों को लगभग पूरा भर दिया है और पशुधन परिचर के भी आधे पद इन्होंने भर दिए हैं। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी एक निवेदन करना चाहूंगा मैं। अरे आप तो इनसे मंत्री से पूछो। माननीय सर, अरे माननीय ये पीछे वाले हम पहली फर्स्ट टाइम आए सर। अरे पूरक प्रश्न पूछो। पूरक प्रश्न माननीय मंत्री से निवेदन और इधर नहीं, माननीय मंत्री से पूरक प्रश्न पूछो। नाम लियो धर्म मुकरण नहीं है। हम फर्स्ट टाइम के विधायक है, रोज प्रश्न लगता है 16वें 17वें नंबर पे आता है, लेकिन ज्यादा तर्क। अरे माननीय सदस्य एक्सपांड कर दो। माननीय सदस्य आपको केवल पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। नहीं पीढ़ा तो दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय भाषण में कर देना। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गत बजट 25-26 में पशु चिकित्सा केंद्र कुड़गांव को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था और भूमि चिन्हीकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण हेतु कोई बजट की स्वीकृति नहीं मिली है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कब तक बजट की स्वीकृति हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में गत वर्ष 2024-25 में पशु चिकित्सा केंद्र कुड़गांव को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था और चूँकि उस समय भूमि आवंटन नहीं हुई थी इसलिए भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं निकली, लेकिन अभी भूमि चिन्हीकरण भी हो गई है और भूमि आवंटन भी हो गई है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इस वित्तीय वर्ष में इसको भूमि भवन निर्माण के लिए जोड़ करके प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुड़गांव को सम्मिलित कर बजट स्वीकृत करवाया जाएगा। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से कि सर मेरा अधिकांशतः सपोट्रा क्षेत्र डांग का क्षेत्र है जिसमें मवेशियों की संख्या लगभग 40 से 45 हजार पशुओं की संख्या है और करौली जिले के ही ब्लॉक टोडा भीम करौली नांदोती में पशुओं की संख्या कम होने पर भी वहां ब्लॉक वेटरनरी हॉस्पिटल को पॉली क्लिनिक का दर्जा प्राप्त है। यदि सपोट्रा जिसमें अधिकांश पशुओं की संख्या है तो वहां के जो ब्लॉक वेटरनरी हॉस्पिटल को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पॉली क्लिनिक का क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जिला करौली के ब्लॉक करौली तथा ब्लॉक टोडा भीम में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित है, परंतु ब्लॉक नादोती एवं सपोट्रा में वर्तमान में ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस संचालित है। बहुउद्देशीय अभी स्वीकृत नहीं है। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार क्रमोन्नत की जाती है। सपोट्रा में भी हम विभाग की तरफ से सर्वे कराएंगे और आगामी वित्तीय वर्ष में उचित कार्रवाई करवाएंगे। माननीय अगला प्रश्न है श्री गोपीचंद मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 979। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भीलवाड़ा जिले में क श्रेणी के जलशायों का टेंडर विभाग द्वारा किया जाता है, जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, एवं ख श्रेणी के जलशायों का मत्स्य पालन टेंडर जिला परिषद द्वारा ग श्रेणी व घ श्रेणी के जलशायों का मत्स्य पालन का टेंडर पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। खंड 2 वर्ष 2018 से 25 तक की वर्षवार निविदा प्राप्तकर्ता फर्म का नाम एवं राशि का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 भीलवाड़ा जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणी के जलशायों का मत्स्याखेट ठेका करवाया जाता है। मत्स्य कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें मत्स्य पालन की जानकारी एवं मत्स्य पालन से होने वाले लाभ की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है एवं इस योजना के तहत कृषकों को
अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में गैस श्रेणी के जलाशयों का मत्स्य पालन का टेंडर किया गया, गैस श्रेणी में जलाशयों का मत्स्य पालन का टेंडर किया गया, इसमें विगत कांग्रेस के शासन के समय बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कितनी राशि किस किस वाहन से प्राप्त हुई, वो डिटेल मेरे को जांच कराने की मांग करता हूं। दूसरा प्रश्न है मेरा, साथ ही भीलवाड़ा जिले में योजना में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया और भविष्य में क्या कार्य योजना सरकार की? अध्यक्ष महोदय, ये जो जहाँ पर ये जो 4 कैटेगरीज ABCD हैं, जो जितने भी डैम्स हैं, टेंडर जो 5 लाख से ऊपर है वो फिशरीज डिपार्टमेंट जयपुर उसके टेंडरिंग करता है। तो B है, टेंडर जो 50,000 से 5 लाख है, CO जिला परिषद करते हैं। जो टेंडर्स 10,000 से 50,000 है वो पंचायत समिति लेवल ब्लॉक में BDO करते हैं। और अब जो है A और B कैटेगरी ये जो दोनों हैं, ये अब जयपुर से ही ये कंट्रोल किए जाएंगे। वहाँ पर जो है फिशरीज डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो टेंडर्स कमेटी में हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर। आपने जो कांग्रेस शासन के बारे में जो बोला कि जो भी अनियमितता हुई है उसके बारे में पूरी जांच करके विस्तृत रिपोर्ट में माननीय सदस्य को दे दूंगा। अगला प्रश्न है, धन्यवाद, श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 3178। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र धोद में कुल 282 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 62 आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के भवनों में, 22 किराए के भवनों में, 142 विद्यालयों में, 48 अन्य राजकीय भवनों में एवं 8 निजी निशुल्क भवनों में संचालित हैं। सरकार विभागीय भवन के अलावा अन्य राजकीय किराए के भवनों में संचालित किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पृथक भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है। नवीन भवन निर्माण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से निशुल्क भूमि आवंटन होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना निर्भर करता है। खंड 2 वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने हेतु परीक्षण करवाया जाकर गुण एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता अनुसार निर्णय किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र धोद में ऐसे कितने गांव हैं जहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है तथा वहां वर्तमान में आंगनबाड़ी की सेवाएं कैसे प्रदान की जा रही है तथा नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के नॉर्म्स क्या है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा धोद में 11 राजस्व ग्राम ऐसे हैं जहां पृथक से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है। उक्त राजस्व ग्रामों की गर्भवती एवं छात्री महिलाओं तथा बच्चों को नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं के अंतर्गत 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की आबादी पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 की आबादी पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र तथा इसके उपरांत 800 से गुणक में 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। जनजातीय, मरुस्थलीय, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 300 से 800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। दूसरा पूर्व प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र धोद में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की क्या स्थिति है तथा इसके नॉर्म्स क्या है? अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवन का निर्माण हमारी नरेगा योजना अंतर्गत
कन्वर्जेंस के माध्यम से करवाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार एक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की राशि निर्धारित है, जिसमें से 2 लाख रुपए विभाग द्वारा, 8 लाख रुपए नरेगा कन्वर्जेंस से तथा 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग या जिला परिषद के अन्य किसी अनटाइड फंड से लिए जाते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण में कम से कम 600 वर्ग फीट का एरिया होना चाहिए। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र धोद में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों सांवलोदा पुरोहितान एवं सांवलोदा लाडखानी के भवन निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है श्री नानालाल निनामा। प्रश्न संख्या 4307। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटोल में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट अ एवं परिशिष्ट ब पर तथा NHM संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सूचना परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड 2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों की PG पूर्ण आदेशों की प्रतीक्षा आगामी नवीन भर्ती में आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अराजपत्रित संवर्ग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भविष्य में की जाने वाली भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पश्चात भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को ये पूछना चाहूँगा कि मेरे हेडक्वार्टर की CSC है, प्रतिदिन 35-40 गायनिक OPD आती है। गायनिक डॉक्टर का पद रिक्त है, आप कब तक गायनिक डॉक्टर का पद स्थापना कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 50,000 गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स का हमें परमिशन दी है, जो कि एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एक निर्णय लिया गया है। 28-29 हज़ार तो हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। ये सही है कि जो ट्राइबल एरियाज राजस्थान के हैं और जो रेगिस्तानी जो ज़िले जो हैं उनमें हम धीमे धीमे भर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर करीब करीब बहुत बड़ी तादाद में गया है और अभी जो और भर्तियाँ होंगी, आपकी जो चिंता है वो सही है। आपके ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जैसे आपके CHC में आपके 10-11 पोस्ट सैंक्शन है, आपके 5 वर्किंग है और आपके 6 उसके अंदर एब्सेंट है। ये आपको मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, इनको जल्दी से जल्दी हम शीघ्र इनको भरने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, CSC में प्रतिदिन 350 को OPD आती है। वहाँ CSC में 6 डॉक्टरों का 10 नर्सिंग अफसरों के पद रिक्त हैं। प्रतिदिन के OPD को देखते हुए कब तक इन पदों को भर दिया जाएगा? वहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है और जहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं तो वो बांसवाड़ा जाना पड़ता है 40 किलोमीटर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, जैसे कि मैंने बोला 11 में से आपके जो 6 पद हैं वो आपके वेकेंट हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगले 4-5 दिन में ये 6 में से 3 पद मैं आपके तुरंत भर दूंगा। अगला प्रश्न है श्री राजेंद्र गुर्जर। प्रश्न संख्या 123। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1 विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के उपखंड देवली में स्थापित अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर भी वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण उक्त न्यायालय का कर्मोन्नत नहीं हो सका। भविष्य में पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने तथा
निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण लंबित होने पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। खंड 2। जी हां, देवली जिला टोंक में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के कैंप कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय में स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण देवली जिला टोंक में स्थायी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी। भविष्य में पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण लंबित होने पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न नहीं पूछना तो मैं आगे बढ़ूं। तो जवाब मिल गया है, लेकिन जो ब पार्ट है प्रश्न संख्या 124, इसमें तो दो ही खंड है भाई। 124 है सर प्रश्न संख्या, उसका ए पार्ट है, उसका तो उत्तर मिल गया। माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे भाई राजेंद्र गुर्जर से पुका है, आप राजेंद्र गुर्जर थोड़ी हो। आप राजेंद्र गुर्जर को कोई पूछना है? धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दी। चलिए अगला प्रश्न पितराम सिंह काला। आप पूछो, मैंने पुकारा ही नहीं। सर मेरा जो प्रश्न है उसका प्रश्न संख्या 124। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, मेरे को ए पार्ट का तो उत्तर मिल गया है। अरे उत्तर तो बोलने दो, आपके या तो दोनों के तो आ गया या फिर इनका सुन लो। चलो बोल, इनका सुन लो। माननीय अध्यक्ष जी, खंड ए विधानसभा क्षेत्र पिलानी में कुल 93 राशन डीलर हैं। नामवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विभागीय निर्देश दिनांक 7/4/2010 एवं 26/12/2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं। विभागीय आदेश दिनांक 10/5/2025 के द्वारा भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं जनित में उचित मांग के आधार पर उक्त निर्धारित मापदंडों में शिथिलन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर से शिथिलन दिए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र पिलानी में 5 नवसर्जित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 12/6/2025 को विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन आमंत्रित किए गए। स्थिति निम्नानुसार है। जारी विज्ञप्ति में उचित मूल्य दुकानों की संख्या 5, प्राधिकार पत्र एवं वितरण आदेश जारी 2, कोर्ट के निर्णय अनुसार विज्ञप्ति निरस्त 1, आवेदन अप्राप्त 2। इसके अलावा अन्य कोई उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव लंबित नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय, इसका जो ब पार्ट इन्होंने बताया है कि कोई लंबित नहीं है, ये इनका उत्तर गलत है। देव रोड के अंदर 2 दुकान उसके लिए आवेदन किया हुआ है, वो अब भी लंबित पड़ी है। तो मैं इसी के अंदर मेरा था, प्रत्येक गांव में राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है सरकार, यदि नहीं तो क्यों विवरण सदन की मेज पे दे। इनका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे ग्राम विधानसभा पिलानी के अंदर 300 घरों का फ्लड ग्राम पंचायत है, उसके अंदर एक भी राशन डीलर या दुकान नहीं है। उनको बिजोली 6 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। तो वंचित जो गांव है वहां आप खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते, वो जवाब दे। मूल प्रश्न ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को बताया, पहले तो इसमें नियम ये था कि 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट पर उचित मूल्य दुकान खोलने का मापदंड, पर हमारी सरकार ने इसमें शिथिलता देते हुए ये 10/5/2025 को आदेश निकाला कि उसमें भौगोलिक स्थिति देखते हुए भी नई दुकान खोली जा सकती है। अब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास आज की तारीख में कोई भी आवेदन लंबित नहीं, आप कहीं दुकान खुलाना चाहते हो तो उसका मुझे आप बता दीजिए, हम उसमें जरूर उसका प्रशिक्षण करा के खोलेंगे। और दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि भाई पूरा उत्तर आपको नहीं आया कि इसमें कि दुकानें रिक्त है, तो मैं बताऊंगा 5 में से तो ये 2 दुकानें मैंने आपको बताई उसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए, पर ये तो नई दुकानें हैं। पर जो पुरानी दुकानें जो रिक्त हैं उसमें पहले 11 रिक्त दुकानें थी। हमने
जो यहाँ सदन में बोला कि हम सारी की सारी माननीय अध्यक्ष जी रिक्त दुकानों को भरेंगे, उसी के अनुसार हमने 12/6/2025 को 11 दुकानों की पिलानी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्यगण की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 4 को प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। 2 है जिनका कंप्यूटर प्रमाण पत्र अभी प्रस्तुत होना होते ही उनको भी प्राधिकार पत्र दिए जाएंगे। 2 दुकानें जिसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए और 2 में योग्य नहीं थे और 1 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। तो जो 4 दुकानें जिनमें आवेदन प्राप्त नहीं और योग्य नहीं थे, तो उनके पुनः हम विज्ञप्ति जारी करके उनके विज्ञप्ति जारी करके वो रिक्त उचित मूल्य दुकान का आवंटन करेंगे। और यदि आपको कहीं आवश्यकता लगती है, भजनलाल शर्मा जी सरकार लगातार ये चाह रही कि हर घर अंतिम छोर तक व्यक्ति तक राशन पहुंचे। यदि आपको कहीं भी आवश्यकता लगती है, आप हमें बताइए, हम करेंगे बात का। दो हो गए आपके, क्या पूछना? ये तो मेरा पूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये गेहूं खरीदते हैं तो उस समय नमी रहती है और उसके बाद में जब उपभोक्ता तक वो गेहूं पहुंचते हैं तो वजन कम हो जाता है। तो ये लोग वजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर पानी छिड़कते हैं। आप तो पूरक प्रश्न पूछो। उससे क्या होता है, गेहूं खराब हो जाती है। तो ना पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री महोदय, ऐसा सिस्टम झुंझुनू जिले में है। हमारी जिला परिषद की मीटिंग में ये बात आई थी और आपके जो राशन डीलर हैं वो भी मानते हैं कि गेहूं की पूर्ति करने के लिए पानी उसमें डालते हैं, उससे जो नाज है वो खराब हो जाता है। तो क्या इसका दूसरा विकल्प आप खोजना चाहते हैं तो सदन को बताएं, जिससे सबको, पूरे राजस्थान को फायदा हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इन्होंने खाद्य सुरक्षा में इतनी रुचि दिखाई वास्तव में। पर ये बात आपका प्रश्न कि गेहूं गीला होके जाता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को सुनिए आगे 2 आगे आपके, अरे 2 आगे, अगला जवाब दे दो तो थे ही जवाब दे दो। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लो। अरे माननीय सदस्य, थाने इतो उठा पड़े, मैं क्या बोलूँ, पहला ही उठा पड़ रही है, कितनी हो रहा है, पहला उत्तर तो दे दो। माननीय मंत्री हो गया, श्री हंसराज पटेल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 125। माननीय मंत्री जी, हो गया, 2 हो गए, एक पानी का, एक पहले का, 2 हो गए। हंसराज, माननीय मंत्री, माननीय 2 हो गए जी। माननीय सदस्य 2 हो गए, 2 हो गए। ड्यूटी पर अरे आप राजो एवं शराब पर अधिभार से माह जनवरी 2022 से अंकित नहीं, दिसंबर 2025 तक प्राप्त राजस्व तथा प्राप्त पंजीकृत गौशालाओं को दिए गए अनुदान का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2022 1058.03, वर्ष 2023 1210.82 करोड़, वर्ष 2024 1374.76 करोड़, वर्ष 2025 1558.32 करोड़ ये आय है। और गौशालाओं को दी गई सहायता राशि वर्ष 2022 750.87 करोड़, वर्ष 2023 733.15 करोड़, वर्ष 2024 1232.53 करोड़, वर्ष 2025 1280.28 करोड़। खंड 2, जी हाँ, पंचायत समिति नंदीशाला सहभागिता योजना 70 नंदीशालाओं को आवंटित राशि रुपये 70.2 करोड़ का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशुआहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है तथा चिकित्सा कार्य नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत 2024-25 के द्वितीय चरण में 3174 पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के चारा पानी एवं पशुआहार हेतु राशि रुपये 784.43 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। खंड 4, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली की पंचायत समितियों में
पंचायत समिति नंदीसाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 3 बार निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसमें एक निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लेकिन विभागीय गाइडलाइन व ई बोली की शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण संस्था अपात्र होने से नंदीसाला की स्थापना नहीं की गई। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटपुली में नदी गौशाला नहीं है। इसकी वजह से हमारे कोटपुली में ज़्यादातर नंदे रोड के ऊपर डोलते हैं, तो उसके ऊपर कई तो एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई के पैर टूट गए, कई रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहता हूँ, आगे हमारे नदी गौशाला खुलवाने की बहुत जल्दी कोशिश करें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित योजना है पंचायत समिति स्तरीय नंदीसाला जन सहभागिता योजना, और इसमें पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीसाला खोलने की योजना है। इसमें 1,57,00,000 का प्रावधान है, और नंदीसाला खोलने के लिए जो पात्र गौशाला है वो उसके पास में पहले से 3 साल का अनुभव होना जरूरी है, और अनुदान सरकार के अनुदान उनको मिलना जरूरी है, और उसी पात्रता के अनुसार वो नंदीसाला आवेदन करती है, तो उनको हम नंदीसाला खोलने के लिए उनको पात्र मानते हैं। इनके माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली की पंचायत समितियों में पंचायत समिति नंदीसाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 3 बार निविदाएं निकाली, जिसमें एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई, और एक निविदा प्राप्त हुई, लेकिन विभागीय गाइडलाइन के अनुसार वो पात्र नहीं थी, इसलिए वो नंदीसाला की स्थापना नहीं हो पाई। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि हम जिला कलेक्टर को हमने निर्देश दे रखा है कि वहाँ पर नंदीसाला स्थापित करें। इनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी पात्र गौशालाएँ जिनके पास में 3 साल का अनुभव हो और सरकार द्वारा अनुदानित हो, उन गौशालाओं को आवेदन जिला कलेक्टर को कराए, विभाग में कराए, जिससे हमको उनको नंदीसाला खोलने के लिए हम आगे की कार्रवाई कर सकें। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पूर्व प्रश्न है। हमारी कोटपुली विधानसभा में 2 गौशालाओं को चतुर्भुज में और भूरी पटाज में अनुदान नहीं मिला अब की बार, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहता हूँ, इनको अनुदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक? हो गया। अगला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 गौशाला अभी संचालित है, जिसमें 18 पात्र है और 3 अपात्र है, और अपात्र का कारण है उनमें अभी 100 गोवंश जो होने चाहिए गोवंश 100 नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य को आग्रह करूंगा कि उनमें जो शहर में या गांव में कहीं घूम रहे हैं गोवंश बेसहारा, उनको उस गौशाला में डाल करके 100 की संख्या पूरी करें, अनुदान भी मिल जाएगा और गोवंश की सेवा भी हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 126 माननीय अध्यक्ष जी, बोलोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार वैर विधानसभा क्षेत्र में कुल 62 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में विगत 3 वर्षों में की गई जांच एवं जांच हेतु निर्धारित अवधि का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, वैर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में से कुल 31 औद्योगिक इकाइयां विगत 3 वर्षों में प्रदूषण मापदंड को पूरा नहीं करती पाई गई हैं। उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बैर विधानसभा में क्रेशर जोन है। भाई सुनो, उत्तर क्रेशर जोन है, मेरे लिए नहीं है। वहाँ पर जो क्रेशरों द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, उसके आसपास सैकड़ों गांव जो किसान फसल बोते हैं और वो फसल नष्ट हो जाती है, और एक आपके टीबी की बीमारी, सेलोकिसिस की बीमारी, कम से कम सैकड़ों लोग वहाँ मर चुके हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी अपने माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ
विभाग द्वारा उत्तर बार बार संबंधित क्रेशरों द्वारा निरीक्षण करना बताया गया है, किंतु कुछ समय बाद उन्हें नियम अनुसार मानते हुए सही बता दिया जाता है। इससे यह साफ होता है कि विभागीय अधिकारी क्रेशर मालिकों से मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज वहाँ ये स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहे तो आपके अपने साथ लेकर मैं मंत्री जी को साथ लेकर वहाँ यानी आपके निरीक्षण करें वो करें। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वहाँ पर क्रेशर वालों से पानी छिड़कवाएंगे जो प्रदूषण जो उड़ता है, तो उस पर यानी कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्रैशर से फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में पीड़ा व्यक्त करी है, उस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि प्रदूषण विभाग द्वारा समय समय पर सतत जांच की जाती है। कई बार शिकायतन जांच भी की जाती है और जांच कब कब की गई वो ब्यौरा माननीय सदस्य को हमने उपलब्ध कराया है। और जिन क्रैशर के माध्यम से मिट्टी या वायु प्रदूषण की बात करी है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि क्रैशर मशीन, स्क्रीन, अन्य पार्ट्स को ढकना, विंड ब्रेकिंग वॉल्स बनाना, इकाई परिसर में पक्की सड़क बनाना, परिसर के अंदर नियमित सफाई व पानी का छिड़काव करना, परिसर के अंदर ग्रीन बेल्ट व वृक्षारोपण करना। यदि कोई भी क्रैशर मालिक इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है तो विभाग द्वारा जांच की जाती है और जांच में दोषी कमी पाई जाने पर उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के माध्यम से उसको तायद किया जाता है कि जो कमियां पाई गई हैं उसको दूर करें, और उसके बाद जब वो कहता है कि मैंने उन कमियों को दूर कर लिया तो विभाग द्वारा दोबारा जांच कराई जाती है और जांच में वो फिर दोषी पाया जाता है तो क्लोजर नोटिस जारी करके सीटीओ वापस ले ली जाती है और क्रैशर को बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि विभाग द्वारा समय समय पर जांच भी की जा रही है। कोई विशेष केस आपके सामने हो तो आप मुझे अवगत करा दें, एक बार दोबारा जांच करा लेंगे और जो क्रैशर वहां चल रहे हैं उनको ताहिद किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो भी मापदंड प्रदूषण विभाग द्वारा तय किए गए हैं उन मापदंडों पर वो खरा उतरे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला पूरा कोई पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो रेंजर वन विभाग के और फॉरेस्टर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अभी इसी प्रकार जो आपके रेंजर और आपके रेंजर वगैरह ये आपके प्राइवेट आदमी लगाए गए और जो बेचारे मकान बनाने के लिए तो जल्दी वो बनाने के लिए छोटे जो किसान हैं वो ट्रॉली में पत्थर लेके आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और बड़े जो माफिया हैं वो यानी आपके अवैध खनन करते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, उनसे मंथली बांधी हुई है। क्या सरकार उन पर पाबंदी लगाएगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है